आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इस पार्ट का नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। और हम लोग एवलिन ग्लीनी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यह आपका सेकंड पार्ट है, तो इसको हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। तो बिफोर यू रीड स्टार्ट करते हैं, पहले डू यू नो दीज पीपल? क्या आप लोग इन लोगों को बारे में जानते हैं? जैसे फ़ोटो में आप देखिए, फ़ोटो में सबसे पहले हमको लगता है कि ये पंडित रविशंकर हैं। सेकंड नंबर पे कौन है ये तो मुझे नहीं मालूम, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए। थर्ड नंबर भी कौन है हमको नहीं पता है, आप लोग मैसेज करके बताइए। फोर्थ नंबर में जो है वो शायद जाकिर हुसैन है, बहुत बड़े तबला वादक हैं। और जो फिफ्थ नंबर हैं शायद उनका भी नाम याद नहीं आ रहा है अभी। 6 नंबर भी याद नहीं आ रहा है, 7 भी याद नहीं आ रहा है। और ये तो बिस्मिल्लाह खां जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, सबसे लास्ट वाला जो फोटो है। तो जो हमको नहीं मालूम है वो आप हमको मैसेज करके बताइए कि वे लोग कौन है। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ और फंक्शन। सबसे पहले जब भी शहनाई के बारे में हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहला यही ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? तो शायद हम लोग ऐसा कल्पना करने लगते हैं। क्या कल्पना करने लगते हैं कि शायद शहनाई जो है किसके लिए होता है? तो शादी के लिए होता है, या इसी प्रकार का कोई दूसरा फंक्शन के लिए, इसी प्रकार से का कोई दूसरे अवसर के लिए हम लोग शहनाई का इस्तेमाल करते हैं, शादी वगैरह या इस टाइप के फंक्शन को। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और आप शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में भी सोचते होंगे। जैसे ही शहनाई का नाम आता होगा तो अगला थिंकिंग तो आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। द शहनाई मैस्ट्रो, जो कि शहनाई के महारत हासिल था उनको, एक मास्टर थे, मतलब उनको कमांड था उस शहनाई के ऊपर। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और आपके दिमाग में मतलब जैसे ही शहनाई का नाम आता होगा तो पहला ख्याल आता होगा शादी ब्याह का, कहीं शादी है, किसी इस टाइप का फंक्शन है। या दूसरा ख्याल किसका आता होगा? बिस्मिल्लाह खां का आता होगा कि बिस्मिल्लाह खां जो है अपना शहनाई को बजा रहे हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. एक औरंगजेब नाम का एक सम्राट था, उसने क्या किया था कि रॉयल रेसिडेंस में, मतलब कि राजा और ये उनके परिवार के घरों में जहाँ वे लोग रहते थे, ऑब्वियस है महल में रहते होंगे, तो उनके रहने के जगह पर आपको पुंगी बजाना बंद करवा दिया था। मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक पुंगी था, पुंगी का फोटो मैं भेज चुका हूँ आपको। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी था, वो पुंगी को जो बजाना है उनको बैन कर दिया था। बैन मतलब जैसे बिहार में जो है वो अल्कोहल पे बैन है, शराबबंदी है, ठीक उसी ढंग से आपके औरंगजेब ने क्या किया था, पुंगी पे बैन लगवा दिया था कि पुंगी नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि इसका जो श्रिल अनप्लीजेंट साउंड था, मतलब नहीं पसंद आने वाला, उसको पसंद नहीं आता था, और एक तीखा साउंड था, जिसके वजह से औरंगजेब क्या किया, उसको बंद करवा दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी यहाँ तक कि ऐसा बंद करवाया कि जो भी बांस का कोई भी वाद्य यंत्र हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, बांस से बना हुआ कोई भी चीज़ को यदि कोई बजाता था तो उसको नॉइज मेकर के नाम से, और नॉइज मेकर मतलब जो शोरगुल करता हो, ऐसे उनका नाम पुंगी रखा गया। मतलब जो भी है, कहने का अर्थ है कि उनका बदनाम कर दिया गया, उस नाम को, पुंगी वर्ड को बदनाम कर दिया गया। Few had thought that it would one day be reviewed, और कुछ ही लोगों ने सोचा होगा, मतलब जिस समय ये एक बदनाम नाम था पुंगी वर्ड, तो कुछ ही लोगों ने सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि यही जो है पुंगी जो है फिर से रिव्यूड, फिर से रिवाइव होगा। रिवाइव मतलब फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा, फिर से उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक बार्बर, बार्बर मतलब होता है जो हजाम, हजाम मतलब जो बाल काटता है, ठीक है। तो अ बार्बर ऑफ ए फैमिली, और एक हजाम का जो फैमिली था, जिसका जो क्या था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन। और प्रोफेशनल एक कहने का अर्थ है कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे,
तो उनका एक बार्बर था, जैसे एक बार्बर था जो जाता था बाल काटने के लिए। किसके यहाँ जाता था? तो प्रोफेशनल म्यूजिशियन के खानदान में जाया करता था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और एक्सेस मतलब होता है पहुंच, तो उसका जो है पहुंच कहाँ तक था? राजा के महल तक था, रॉयल पैलेस तक उसका पहुंच था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, अब उसने डिसाइड किया, उसने ये ठान लिया कि हम इस पुंगी का जो अनप्लीजेंट साउंड है उसको हटाएंगे, मतलब उसका जो टोनल क्वालिटी है, जो से धुन निकलने वाला जो गुण है उसका, इसको ठीक करेंगे। मतलब जो कि जिस वजह से वो बदनाम था उसको हम अब क्या करेंगे? ठीक करेंगे। He chose a pipe with a natural hollow stem, उसने क्या किया? प्राकृतिक रूप से एक खोखला, जैसे बांस वगैरह आप देखे होंगे तो बांस अंदर से खोखला होता है, तो प्राकृतिक रूप से एक खोखला स्टेम मतलब तना, पेड़ का एक पार्ट है स्टेम, तो एक खोखला सा तना लिया जो नेचुरली मतलब कि प्राकृतिक रूप से कोई मेटल वगैरह इस टाइप का नहीं था, तो उसने लिया। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से ज़्यादा लंबा था और पुंगी से ज़्यादा चौड़ा था, मतलब कि पुंगी में उसको लंबाई कम थी पुंगी की, और पुंगी की जो है मोटाई भी कम थी। When he played on it, closing and opening some of these holes, जब वो इसको प्ले किया, जब उसको बजाया, कभी जैसे आप बांसुरी वगैरह देखे होंगे तो बांसुरी में भी क्या होता है कि बहुत सारे छेद होते हैं, और छेद पे क्या होता है, जो बांसुरी वादक होता है उस उंगली अलग अलग समय में उंगली रखता है, उठाता है, रखता है, उठाता है, और साथ ही साथ फूंकता है, उसमें एयर का पास करता है, और वो जो रखने और उंगली रखने और बंद करने, मतलब उससे होलो को, उससे छेद को बंद करने और खोलने से क्या होता है, एक सुरीला आवाज़ क्रिएट होता है। तो ठीक उसी ढंग से वो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, एक बड़ा अच्छा सा मुलायम, हालांकि सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, लेकिन यहाँ पे आप मीनिंग निकालिए कि एक नरम सा और मेलोडियस, बहुत अच्छा आवाज़ वाला एक आवाज़ जो है क्रिएट हुआ उसके इस ढंग से बदलाव करने से। जो पुंगी में जो वो चेंजेज लाया तो ये एक उसमें चेंज आया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने क्या किया? उसने उस इंस्ट्रूमेंट को, जो इंस्ट्रूमेंट वो नया बनाया था, वो जाके राजा के सामने बजाया। रॉयल्टी मतलब राजा के खानदान, राजा के परिवार के सामने जाके बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर वहाँ पे रहने वाले हर जो लोग थे, मतलब राजा का जो परिवार था या राजा के यहाँ, हर आदमी इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ कि वाह बढ़िया है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, चूँकि ये पुंगी से थोड़ा सा बिल्कुल अलग था। पुंगी का आवाज़ तो अच्छा नहीं था, पुंगी का लेंथ भी छोटा था, पुंगी का जो साइज था वो पतला था, ये तो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल नया था और इसको कुछ न कुछ तो नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, चूँकि जैसा कि स्टोरी आगे बढ़ता है और चूँकि ये पहला बार शाह के चैम्बर में, शाह मतलब राजा, तो शाह के चैम्बर में, चैम्बर मतलब रूम, तो शाह के चैम्बर में बजाया गया था उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, जो कि नया एक चेंज लाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और चूंकि वो एक नाई मतलब बार्बर का उर्दू वर्ड जो है वो नाई है या हजाम है, ठीक है। तो चूंकि वो एक बार्बर के द्वारा, एक नाई के द्वारा बजाया गया था, द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द सहनाई, शाह प्लस नाई सहनाई, तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? सहनाई। द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है पवित्र, और कंसिडर का मतलब होता है सोचा जाना, विचार किया जाना। तो सहनाई जो है, जो सहनाई का जो साउंड है, अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये अब माना जाने लगा, क्या माने जाने लगे? पवित्र माना जाने लगा। जैसे कैसे हम लोग पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, और उन सारे चीज़ों को यदि प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसको पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब सहनाई को पवित्र माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही वो वजह था, चूंकि उसको पवित्र माने जाने लगा इसीलिए अब उसको आज तक मंदिरों में उसको बजाया जाता है।
एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और अब तो कोई भी नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, आप चेन्नई चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए और नॉर्थ इंडिया में किसी भी जगह पे जाइए, तो वहाँ पे जितनी भी शादियाँ होती हैं तो उसमें शहनाई जो है एकदम मस्ट कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब उसके बिना लगता है कि अब शादी होगा ही नहीं। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नवाबी और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, नौबत, सॉरी नवाबी नहीं नौबत। तो पास्ट में क्या किया जाता था, शहनाई जो है वो नौबत, नौबत मतलब ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप था, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप था, एक झुंड था, उसका एक पार्ट था शहनाई। एड फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और जो कि कहाँ पे, रॉयल कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है राजा का दरबार। तो दरबार वगैरह में जो 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में थे उनमें से शहनाई वन ऑफ देम था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और हाल तक ये जो है केवल टेम्पल में ही बजाया जाता था और शादियों में बजाया जाता था एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। लेकिन ये किसको क्रेडिट जाता है, किसको आप श्रेय दीजिएगा, किसको आप बोलिएगा कि हाँ इसी के वजह से जो है ये इतना आगे बढ़ गया, तो ये आप श्रेय जो है, ये जो क्रेडिट है आप किनको देना पसंद कीजिएगा, तो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, ये क्योंकि उन्होंने ही जो शहनाई जो है वो टेम्पल में बजाया जाता था, जो शहनाई जो है वो वेडिंग वगैरह में बजाया जाता था, उसको एक क्लासिकल स्टेज पे ले आना, उसको एक शास्त्रीय संगीत में उसको इंक्लूड करवा देना, ये जो श्रेय है, ये क्रेडिट है, वो बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danta near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो वे गिल्ली डंडा खेला करते थे। कहाँ गिल्ली डंडा खेला करते थे, तो डुमराव, बिहार में ही डुमराव एक जगह है। तो डुमराव में एक जागीर था जिसको कि स्टेट ऑफ डुमराव कहते थे। तो वो पहले का प्राचीन था, मतलब पुराना एक जागीर था। तो वहीं पे जो है एक पौंड था, एक तालाब था, उसी के नज़दीक जो है बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेला करते थे। कब, जब वो 5 साल के उम्र के थे तब। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी बोलते हैं कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का दूसरा नाम क्या है, तो बिहारी जी। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, और वो जो है जाया करते थे रेगुलरली, प्रतिदिन जाया करते थे। कहाँ जाया करते थे, नियर बाई, नजदीक में। कहाँ पे, तो बिहारी जी टेम्पल, मतलब एक कृष्ण जी का टेम्पल था, कृष्ण भगवान का एक टेम्पल था। टू सिंग द भोजपुरी चैट at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg। वहाँ पे क्यों जाया करते थे, तो वो जाते थे एक भोजपुरी चैता गाने के लिए। चैता एक प्रकार का भजन आप समझिए। तो एक भोजपुरी में उस मंदिर में जाया करते थे, वहाँ भोजपुरी चैता गाने के लिए। और जब वो खत्म होता था, या वो जो कीर्तन या भजन जब खत्म होता था, तो उनको क्या मिलता था, उनको एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। और एक लड्डू का वजन कितना होता था, 1.25 kg, मतलब बहुत बड़ा लड्डू हुआ करता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, एक प्रकार का वो प्राइज हुआ करता था। प्राइज मतलब इनाम हुआ करता था, जो लोकल मतलब आसपास के जो महाराजा थे, मतलब डुमराव ऑब्वियस है, ऑलरेडी बता दिए हम कि वो जागीर था। तो आसपास के जो महाराजा लोग थे, वो लोग जो है प्राइज देते थे। किनको देते थे, तो बिस्मिल्लाह खां को। कब, जब वो छोटे बच्चे थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये घटना कब का बताया जा रहा है, तो 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और ये जो छोटा बच्चा, जो कि लड्डू का इनाम जिसको मिलता था, आज वही छोटा बच्चा जो है वो इतना दूर आ गया है। कहाँ आ गया है, तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सिविलियन का मतलब होता है असैनिक। एक तो अवार्ड होता है जो सैनिकों को दिया जाता है, और सैनिक को छोड़ के बाकी जितने भी हम लोग जो भी जनता है, वो सारे लोग सिविलियन कहलाते हैं। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो भारत का, वो कौन है, तो भारत रत्न। ये भारत रत्न का अवार्ड जो है
उनको मिला। कब मिला? तो 80 साल के बाद, जब वो 85 साल के हुए तब। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार। उनका जन्म कब हुआ था बिस्मिल्लाह खां का? तो 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ। और बिस्मिल्लाह जो है बिलोंग करते थे। बिलोंग टू का मतलब होता है का सदस्य होना, किसी फैमिली का मेंबर होना। तो बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली। वे जो है वेल नोन फैमिली, वेल नोन का मतलब होता है जाना पहचाना, नामी गिरामी। तो बिस्मिल्लाह जो है वो एक बहुत बड़े नामी, बहुत सारे लोग उनको जानते थे, उनके परिवार को नामी गिरामी थे, काफी जाना पहचाना उनका फैमिली था। और ये फैमिली कैसा था? तो ये फैमिली था म्यूजिशियन लोगों का, संगीतज्ञों का। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके जो दादाजी थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और वे कौन थे? वो शहनाई नवाज थे। मतलब 9 यदि मेंबर हैं तो 9 मेंबर में एक मेंबर जो थे, मतलब कि यदि 9 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने वाले किसी राजा के दरबार में, यहाँ पे तो भोजपुर के राजा का दरबार का बात हो रहा है, तो वहाँ पे वो शहनाई नवाज थे, मतलब शहनाई बजाया करते थे। मतलब 9 यदि म्यूजिशियन अलग अलग है तो वो शहनाई बजाने का काम कौन करता था? तो बिस्मिल्लाह खां करते थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestor were also great शहनाई player। उनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? तो पैगंबर बख्श नाम था। तो वे भी जो थे बहुत बड़े पैटर्नल एंसेस्टर। देखिए दो, यहाँ पे एक पैटर्नल वर्ड समझने वाला है और एक मैटर्नल वर्ड समझने वाला है। पैटर्नल का मतलब होता है पिता से संबंधित, मतलब बिलोंगिंग टू फादर, और मैटर्नल का मतलब होता है माता से संबंधित, बिलोंगिंग टू मदर। तो अदर पैटर्नल एंसेस्टर, उनके पिता भी और उनके जो दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर थे, मतलब पिता के संबंधित जो भी पूर्वज लोग थे या जो भी उनके परिवार के जो लोग थे, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। वे लोग भी क्या थे? बहुत बड़े, बहुत महान, बहुत विशाल शहनाई बजाने वाले लोग थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये जो छोटा लड़का है कौन? तो बिस्मिल्लाह खां। ये अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही, मतलब बहुत कम ही उम्र में इन्होंने म्यूजिक जो है को दामन थाम लिया, मतलब म्यूजिक बजाना शुरू किया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू किया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। जब वो 3 साल के थे, कौन? बिस्मिल्लाह खां, तो उनकी माँ जो है उनको अपने मैटरनल अंकल, मतलब मामा, मैटरनल, पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल का मतलब होता है पिता और मैटरनल का मतलब होता है माता, माता से संबंधित, पिता से संबंधित, ठीक है। तो जब वो छोटे बच्चे थे, 3 साल के उम्र के ही थे, तो उनकी माँ जो है उनको अपने मामा के घर ले गई थी, ठीक है। और कहाँ पे ले गई थी? तो बनारस में ले गई थी, मतलब अपने भाई के यहाँ ले गई थी उसको। और बिस्मिल्लाह खां के मामा लगेंगे। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। फैसिनेट का मतलब होता है आकर्षित होना। तो बिस्मिल्लाह जो थे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे। छोटा बच्चा ऐसे भी आसपास की चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। तो बिस्मिल्लाह जो है बहुत ज़्यादा अपने अंकल लोगों को देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते थे। और वे, उनके अंकल क्या कर रहे होते थे उस समय, उनके मामा क्या कर रहे होते थे उस समय? तो शहनाई का प्रैक्टिस करते थे। तो वो छोटा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा उसको देख के आकर्षित होता था। सोन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनीइंग हिज अंकल। जल्द ही बिस्मिल्लाह जो है वो अपने अंकल के साथ, एकम्पनी मतलब साथ होना, तो जल्द ही बिस्मिल्लाह जो है अपने अंकल अली बख्श के साथ, मतलब जहाँ जहाँ उसके अंकल मामा जाते थे साथ साथ हो लिया करता था। कौन? बिस्मिल्लाह का छोटा बच्चा बिस्मिल्लाह। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। और कहाँ जाया करते थे? तो विष्णु टेम्पल जाया करते थे। कहाँ पे? तो बनारस में, जहाँ पे बख्श जो थे, अली बख्श जो थे, मतलब उनके मामा जो थे वो एम्प्लॉयड थे, मतलब उनको नौकरी पे रखा हुआ था वहाँ पे।
क्या करने के लिए? शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श क्या किया करते थे? तो शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह जो है वहाँ बैठा करते थे। और कैप्टिवेटेड का मतलब होता है कैद, कैप्टिव का मतलब होता है कैद, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है कि जैसे मान ले जाए कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप सारा दुनिया भूल जाइएगा और उस काम को ही केवल कीजिएगा, बाकी सारा आसपास एक्टिविटी आप भूल जाइएगा। तो इसको मतलब उस काम में आप कैद हो जाइएगा। कहने का मतलब है इतना ज़्यादा आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है कि आप कोई दूसरा एक्टिविटी नहीं कीजिएगा। ठीक यही चीज़ जो है बिस्मिल्लाह खां के साथ हो रहा था। जब वो छोटे बच्चे थे तो बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे? वो घंटों घंटों लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए आपको वहाँ बैठे रहते थे अपने मामा के पास, और उनके मामा जो है प्रैक्टिस किया करते थे। या जब मंदिर और जहाँ जहाँ जाते थे उनके मामा उनके पीछे पीछे हो लिया करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उनको सिखाया भी जाने लगा। मतलब ऑब्वियस है, जब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो धीरे धीरे जो है उनको शहनाई बजाना सिखाया जाने लगा। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और वहाँ बैठ के वो पूरे दिन जो है प्रैक्टिस किया करते थे अपने मामा के साथ। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स। और जैसे जैसे आगे समय बढ़ा, जैसे जैसे आगे साल आगे बढ़ा, तो वहाँ पे 3 जगह इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा। जब वो यंग अप्रेंटिस का मतलब होता है, देखिए एक आप सुने होंगे उस्ताद, उस्ताद मतलब टीचर या मास्टर, और उसका होता है चेला। चेला मतलब वो क्या होता है? मास्टर उस्ताद के पास रहकर वो सीखता है, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मतलब सीखने के लिए हम अपने मास्टर अपने टीचर के पास रहते हैं, तो अप्रेंटिस कहलाता है वो। तो ये जो यंग अप्रेंटिस था, मतलब बिस्मिल्लाह खां जो थे, जो सीख रहे थे अपने मामा के साथ रहकर, तो उनका फेवरेट जगह कौन था? तो उनका फेवरेट जगह था बालाजी टेम्पल, उसके अलावा मंगला मैया का टेम्पल, और उसके अलावा गंगा नदी का किनारा। तो ये जो है फेवरेट हंट हुआ करता था। हॉन्ट यहाँ पे वर्ड है, HAUNTS। हॉन्ट का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ बार बार आप जाते हो। हॉन्ट का बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन एक मीनिंग यहाँ पे जो फिट बैठेगा वो ये है कि ऐसा जगह, अ प्लेस वेयर यू फ्रिक्वेंटली विजिटेड या विजिट। तो ऐसा जगह जहाँ आप बार बार जाते हो। तो मतलब कि 3 जगह, बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल और गंगा नदी का किनारा, ये 3 ऐसी जगह हुआ करती थी जब बिस्मिल्लाह खां जो है वो जाया करते थे। और वहाँ पे सॉलिट्यूड मतलब होता है अकेला, मतलब अकेले होके वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। किस चीज़ का प्रैक्टिस किया करते थे? तो शहनाई का प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। और जो गंगा वहाँ पे बह रही होती थी उनको प्रेरणा देती थी। प्रेरणा का मतलब होता है, जैसे देखिए कि अपने मामा को देख देख के ये जो है शहनाई बजाना सीख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जब वो गंगा के किनारे जाते थे तो जो गंगा बहती हुई गंगा से भी वो प्रेरणा लेते थे, और वो प्रेरणा लेकर क्या करते थे? इम्प्रोवाइज करते थे एंड इन्वेंट करते थे, और ज़्यादा अच्छा करते थे। पहले से इम्प्रूव वर्ड से बना इम्प्रोवाइज। तो जो भी राग वगैरह पहले से थी उनको और ज़्यादा उसमें चेंज लाते थे और अच्छा करते थे। और इन्वेंट और नए नए रागों का, राग आप समझिए जैसे धुन, अलग अलग धुन बजाया जाता है, उसको आप समझिए राग। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो यही 7 मूल जो है धुन है। तो इन्हीं अलग धुनों को अलग अलग ढंग से जो है अरेंज करके हम लोग राग का निर्माण करते हैं। तो इन्वेंट रागा दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंजेज ऑफ द शहनाई। और ऐसे ऐसे रागों की खोज किया करते थे बिस्मिल्लाह खां, जो पहले ऐसा माना जाता था कि उसको
शहनाई पे बजा पाना इम्पॉसिबल है। मतलब जो चीज़ शहनाई पे लोग नहीं बजा पाते थे, ऐसी ऐसी रागों को भी अब वो खोजना चालू कर दिए। ऐसी ऐसी रागों को भी वो इन्वेंट करना, इम्प्रोवाइज़ करना चालू कर दिए, जो माना जाता था कि इसको तो शहनाई पे बजाया ही नहीं जा सकता है, बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। ऐसे ऐसे रागों को भी वो खोजना स्टार्ट कर दिए। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. जब 14 साल के हुए बिस्मिल्लाह खां, तो अपने अंकल को, मतलब वही मामा का बात हो रहा है, तो अपने जो अंकल थे उनके साथ वो जाते थे। कहाँ जाते थे? तो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जाते थे। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है एक जगह लोग बहुत सारे इकट्ठा होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सारे म्यूजिशियन वहाँ इकट्ठा होते होंगे। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब वो अपना परफॉर्मेंस दिए, वहाँ पे जब गए होंगे तो अपना परफॉर्मेंस दिए होंगे, ऑब्वियस है। तो जब वो अपना परफॉर्मेंस दिए होंगे, अपना शहनाई बजाए होंगे, यहाँ पे रिसाइटल का मतलब वही लीजिए आप। तो जब वो वहाँ पे शहनाई बजाए होंगे उस इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, उस्ताद फैयाज खां पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो वहाँ पे कोई उस्ताद फैयाज खां थे, उन्होंने क्या किया, बिस्मिल्लाह जो छोटा 14 साल का जो बिस्मिल्लाह था, उसके पीठ को थपथपाया। पीठ को थपथपाया जाता है जब किसी का हम लोग प्रशंसा करते हैं, तो पीठ को थपथपाया एंड सेड, और बोले, क्या बोले? वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। और उनको बोले कि तुम कड़ी मेहनत करोगे, तुम जरूर, यहाँ मेक इट का आप मीनिंग निकालिएगा, आप जरूर सफल होइएगा। यहाँ पे मेक इट का आप मीनिंग निकालिए, तो यू शैल मेक इट, और तुम इसको कर सकते हो, तुम कर लोगे इसको। तो ऐसा कौन बोला? ऐसा जो है उस्ताद फैयाज खान बोले। किनको बोले? तो एक 14 साल के उम्र के बिस्मिल्लाह खां को। जब मतलब बिस्मिल्लाह खां 14 साल के उम्र में थे, तो ऐसा उनको एक अप्रिसिएशन, एक प्रशंसा मिला, एक पीठ का थपथपाहट मिला। किनके द्वारा? तो उस्ताद फैयाज खां के द्वारा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और जब ऑल इंडिया रेडियो एक समय था जब टीवी वगैरह नहीं था, ठीक है, तो उस समय जो था वहाँ रेडियो ही सबसे ज़्यादा फेमस था। और रेडियो आज भी है रेडियो, लेकिन उस समय रेडियो ही एकमात्र एक ऐसा मीडियम था। आज तो आपके पास टीवी है, इंटरनेट है, बहुत सारा फैसिलिटी है, लेकिन एक समय ऐसा था जब केवल और केवल रेडियो से लोग अपना एंटरटेनमेंट किया करते थे, या जो भी न्यूज़ वगैरह है, जो भी कुछ है, सब कुछ रेडियो ही हुआ करता था। तो जब ऑल इंडिया रेडियो जो है लखनऊ में खुला 1938 में, तो बिस्मिल्लाह, इट केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। यहाँ ब्रेक मतलब तोड़ना नहीं, यहाँ ब्रेक मतलब मौका। बहुत बड़ा मौका जो है बिस्मिल्लाह को मिला जब ये आपको क्या खुला, ऑल इंडिया रेडियो वहाँ खुला लखनऊ में। He soon became an in often, या ऑफेन और ऑफ्टन दोनों इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो ऑफ्टन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और जैसे ही ये खुला वहाँ पे, तो अब ये देखा जाने लगा क्या कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो सुना जाने लगा। बिस्मिल्लाह खां को मतलब रेडियो पे अब प्रायः जो है शहनाई प्लेयर जो थे कौन, बिस्मिल्लाह खां, तो उनको अब सुना जाने लगा। कहने का मतलब है कि अब ऑल इंडिया रेडियो के लिए जो है अब बिस्मिल्लाह खां जो है परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब भारत आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। तो बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय बने जो पूरे राष्ट्र को ग्रीट किए। ग्रीट मतलब होता है गुड मॉर्निंग कहना, गुड आफ्टरनून कहना, या अभिवादन करना। लेकिन यहाँ पे तो बिस्मिल्लाह खां कैसे ग्रीट किए? तो अपने शहनाई के बजाने से पूरे भारत को क्या किए? वो पूरे नेशन को, पूरे राष्ट्र को ग्रीट किए। He poured his heart out into राग काफ़ी, और उन्होंने अपने दिल को बाहर निकाल के रख दिया। दिल को बाहर निकाल के रख देने का मतलब क्या? दिल काट के बाहर निकाल दिए नहीं। यहाँ पे दिल बाहर निकालने का मतलब है कि इस प्रकार से राग उन्होंने गाया,
किस प्रकार से राग गाया, मतलब किस प्रकार से शहनाई को बजाया और कौन सा राग गाया था, शहनाई में बजाया था, तो राग काफ़ी बजाया था। और कहाँ से बजाया था, तो लाल किला से बजाया था, एक ऐसे ऑडियंस के सामने, एक ऐसे श्रोता के सामने विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस ऑडियंस में कौन कौन थे, तो महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। Who later gave his famous Trust with Destiny speech। बाद में जिन्होंने 15 अगस्त से 12 बजे रात को ठीक वो जो है वो बहुत फेमस उनका एक भाषण है, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू का ये भाषण जो है वो उन्होंने दिया था। कहने का मतलब है कि मतलब शुरुआत से ही बिस्मिल्लाह खां को जो है अपना जो शहनाई का जो प्लेइंग का जो है परफॉर्मेंस देने का अलग अलग जगहों पर ये उनको मौका मिल रहा है। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खां जो है बहुत सारे मेमोरेबल का मतलब होता है स्मरणीय, अविस्मरणीय, मतलब ऐसा कोई अच्छा घटना जो आप कभी भूल नहीं पाते हो उसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेबल। वेरी गुड और इंटरेस्टिंग एंड वर्थ रिमेम्बरिंग। तो बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खां जो है बहुत सारे अविस्मरणीय परफॉर्मेंस जो अलग अलग जगह जाके जो वो शहनाई बजाया करते थे, तो उसी को बोला जा रहा है परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंस दिए इन इंडिया एंड अब्रॉड, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी दिए और विदेशों में भी जाकर दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान। उनका जो पहला ट्रिप था अब्रॉड का तो वो कहाँ का था, तो अफगानिस्तान का था। और वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय का मतलब होता है आकर्षित होना, मोहित होना। तो वहाँ पे जो राजा थे किंग जहीर शाह जो थे वो इतना ज़्यादा आकर्षित हुए थे बाय द मैस्ट्रो, ये जो संगीत के जो महारत हासिल किए हुए थे, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उन्होंने क्या किया, उनको बेशकीमती पर्शियन कारपेट, पर्शिया का जो कारपेट था, कालीन था जो बेशकीमती था, उन्होंने उनको गिफ्ट किया। एंड अदर सुवेनियर का मतलब होता है यादगारी या निशानी। आप कहीं जाते हैं, मान लो घूमने के लिए कहीं गए, दिल्ली गए या कहीं भी गए, तो आप क्या करते हैं, आप एक वहाँ से कि आप वहाँ गए हैं, वहाँ का कोई सामान खरीदते हैं, जैसे जनरली लोग आर्ट का सामान खरीदता है, तो उसी को बोला जाता है कि हाँ हम यहाँ गए थे, हम ये सामान वहाँ से लिए। तो एक यादगारी के रूप में जो है वहाँ उनको भी बहुत सारे यादगारी निशानी के रूप में सामान उन्होंने गिफ्ट किया था। किन्होंने, अफगानिस्तान के राजा ने। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। तो ऐसा नहीं था कि एक बिस्मिल्लाह के जो म्यूजिक से, बिस्मिल्लाह के शहनाई से एकमात्र अफगानिस्तान के ही राजा अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा नहीं था, बहुत सारे दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हुए। कौन हुए देखते हैं। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड, और जो एक फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे इतना ज़्यादा प्रभावित थे, इतना ज़्यादा इम्प्रेस थे, इतना ज़्यादा उनको देख के अच्छा लगता था बिस्मिल्लाह खां के ये को, शहनाई को, कि उन्होंने क्या किया, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल, और जब बिस्मिल्लाह को वो देखे एक फेस्टिवल में प्ले करते हुए, शहनाई बजाते हुए, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो उन्होंने एक फिल्म का ही नाम उनके ऊपर रख दिया, गूंज उठी शहनाई, मतलब एक फिल्म का ही टाइटल ही, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुए बिस्मिल्लाह खां से कि उन्होंने एक फिल्म का ही नाम रख दिया उनके ऊपर। उस फिल्म का नाम क्या था, तो गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट। फिल्म जो है बहुत अच्छा सफलता पाई, या हिट का मतलब वही लीजिए आप। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशंस, और उसमें एक बिस्मिल्लाह खां का भी कंपोजिशन था, मतलब एक गाना जो था उसमें म्यूजिक बिस्मिल्लाह खां भी दिए थे। और वो गाना कौन सा था, तो दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये जो गाना है, ये इसमें जो है बिस्मिल्लाह खां ने जो है म्यूजिक दिया, और टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और पूरे भारत में
वो एक चार्ट बस्टर का मतलब है कि टॉप लिस्ट में आने लगा वो गाना, मतलब बहुत ज़्यादा हिट गाना हो गया वो, जो आपका दिल का खिलौना है टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड का मतलब आप समझिए सिंपल लैंग्वेज में फिल्म का वर्ल्ड। तो इसके बावजूद, इतना बड़ी सफलता के बावजूद जो उनको फिल्मों में मिली, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। और बिस्मिल्लाह खान की जो साहसिक यात्रा थी, मतलब जो वो प्रयास किए थे फिल्मों की दुनिया में जाने का, लेकिन ये जो है केवल 2 ही फिल्मों में लिमिट रहा, मतलब 2 ही फिल्म में सीमित रहा। क्या भाई? तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, पहला तो आप जानते ही हैं विजय भट्ट, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे जिसके बारे में कि गूंज उठी शहनाई, और दूसरा कौन था? विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, एक विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ भाषा में एक मूवी आया था। यहाँ वेंचर मतलब साहसिक यात्रा होता है, लेकिन आप मीनिंग निकालिएगा उनका जो फिल्म आया, और वो फिल्म का नाम क्या था? सनाधि अपन्ना। तो ये फिल्म में भी उन्होंने म्यूजिक दिया। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां क्या बोलते हैं, देखिए, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, मैं कांट कम टू टर्म्स मतलब ऐसे उन शर्तों पर नहीं जी सकता। यहाँ कहने का मतलब है कि मैं उन शर्तों के साथ नहीं रह सकता। किन शर्तों के साथ? विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। जो आर्टिफिशियलिटी मतलब कि जो एक बनावटीपन है, 2 ठीक होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है बनावटीपन। एक आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं अपने अंदर से, दिल से, और एक आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं बनावटी, मतलब कि केवल दिखाने के लिए, अंदर से आप खुश नहीं हैं उसको देख के, केवल आप बनावटी मतलब दिखाने के लिए उसको स्माइल दे रहे हैं। तो जो फिल्मों की दुनिया की जो नकलीपन था, बनावटीपन था, इससे वो मतलब कि खुश नहीं थे, मतलब बिस्मिल्लाह खां, और वैसे उन चीज़ों से वो टर्म्स नहीं कर सकते थे, कम इन टर्म्स मतलब उनसे समझौता नहीं कर सकते थे। और ग्लैमर का मतलब होता है तड़क भड़क, चकाचौंध, मतलब दिखावटी दुनिया। तो इन सारे चीज़ों से वो नहीं ये कर पाते थे, मतलब उनके साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठता था। ही सेज विथ इम्फेसिस, ऐसा बिस्मिल्लाह खां जो है, मतलब जो ये बात बोल रहे हैं वो इम्फेसिस दे के बोल रहे हैं, बल दे के बोल रहे हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट। अवार्ड और रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, और अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार या इनाम। तो पुरस्कार, इनाम और पहचान, मतलब उनको दुनिया भर में लोग जानने लगे। तो अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत तेजी से धड़ाधड़ करके फटाफट जो है उनको अवार्ड मिलने लगा, पहचान मिलने लगा। बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंटर हॉल। और बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय बने जिनको कि आमंत्रित किया गया, जिनको कि बुलाया गया, क्या करने के लिए? तो बहुत ज़्यादा फेमस एक लिंकन सेंटर हॉल था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए उनको बुलाया गया, और वो पहले ऐसे इंसान थे जो एक भारतीय थे। He also took पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। इनके अलावा उन्होंने कहाँ भाग लिया? तो एक प्रदर्शनी हुआ था, वर्ल्ड एक्सपोजिशन हुआ था, मतलब वैश्विक प्रदर्शनी हुआ था। तो उसमें जैसे आप लोग फेट वगैरह मनाते हैं, तो फेट में क्या करते हैं, बहुत सारा अलग अलग साइंस का प्रोजेक्ट बना के और आप बनाते हैं, और लोग अलग अलग आके आपको देखते हैं। तो ठीक उसी ढंग से एक प्रदर्शनी, एक वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में हुआ था, वहाँ भी उन्होंने भाग लिया। फिर वहाँ पे कान आर्ट फेस्टिवल हुआ, वहाँ वे गए। इसके अलावा ओसाका ट्रेड फेयर हुआ, वहाँ गए। तो ये अलग अलग जगह पे वो गए। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, इतना ज़्यादा वो फेमस पूरे दुनिया भर में हो गए थे, क्या कि दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि एक तेहरान एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है। तो तेहरान जो है, तेहरान में एक ऑडिटोरियम एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, और वहाँ पे बहुत बड़ा रूम होता है, और लोग इकट्ठा होकर परफॉर्मेंस देखते हैं या स्पीच वगैरह सुनते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम।
तो तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पे रख दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred मतलब होता है प्रदान करना। तो उनको प्रदान किया गया। क्या क्या प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय पुरस्कार जो थे उनमें कौन कौन? तो पद्म श्री उनको दिया गया, पद्म भूषण दिया गया और पद्म विभूषण दिया गया। तो ये सारे जो हैं पुरस्कार जो हैं उनको प्रदान किए गए। In 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का जो सबसे असैनिक, दो टाइप का अवार्ड जो है भारत में दिया जाता है। एक होता है आम नागरिकों को दिया जाता है और एक जो है केवल सेना के लोगों को दिया जाता है। तो आम नागरिकों को जो पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, उसको हम लोग सिविलियन अवार्ड बोलते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है दिया गया, और वो कौन था? द भारत रत्न। कब दिया गया? तो 2001 में। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। और ये ऐसा अवार्ड है जो बहुत सारे लोग डिजायर है, मच डिजायर्ड, मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये अवार्ड हमको मिले, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है जो एक आम नागरिक को दिया जा सकता है। तो विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने छाती के से सटाकर उन्होंने उस इनाम को, उस पुरस्कार को अपने छाती से रखा। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उनकी आंखों में एक दुर्लभ सी चमक थी और खुशी की चमक थी, और उन्होंने कहा, क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं यही केवल कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा? टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चों को म्यूजिक का शिक्षा दीजिए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। और क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान का, ये भारत का सबसे समृद्ध परंपरा है, ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि वेस्ट मतलब जो पाश्चात्य देशों से, यूरोपियन कंट्री से भी लोग जो हैं, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, ये सब से भी लोग जो हैं वो हमारे म्यूजिक को, हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बावजूद कि वे पूरे दुनिया में ट्रैवल किए, घूमे, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, प्यार से लोग उनको खान साहब कहा करते थे। मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को खान साहब प्यार से लोग कहा करते थे। तो खान साहब जो थे इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, बहुत ज्यादा मात्रा में वो बनारस को पसंद करते थे। एंड डुमराव, और डुमराव को पसंद करते थे। डुमराव का कहानी आपको पहले ही से पता है। And they remain for him the most wonderful town of the world। और ये दोनों जगह, बनारस और डुमराव जो है, उनके लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन जो है टाउन रहा। मतलब पूरे दुनिया भर घूमने के बावजूद ये उनसे जो लगाव है अब डुमराव से और बनारस से, ये कभी उनका खत्म नहीं हुआ। A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA। एक उनका छात्र था और वह चाहता था कि वो जो है एक सहनाई स्कूल को हेड करे, मतलब सबसे ऊपर जो है मतलब क्या कहें, चेयरमैन या कहें सबसे ऊंचा पोस्ट उनको देने के लिए तैयार था, अमेरिका में ले जाके। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। और स्टूडेंट ने ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था। क्या वादा किया था? कि ठीक बनारस के जैसा ही वहाँ पे एक वातावरण हम आपको बना देंगे वहाँ पे। बाय रिप्लिकेटिंग, कैसे बना देंगे? बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहाँ पे ठीक बनारस के जैसे जो मंदिर हैं, ठीक उसी ढंग का एक मंदिर जो है वहाँ पे हम बनवा देंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब उससे पूछे, उस स्टूडेंट से बोले, क्या बोले? इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो मंदिर तो बनवा देगा वो स्टूडेंट, क्या गंगा को भी वो ले जा सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है? मतलब कहने का अर्थ था उनका कि बनारस का कहीं दुनिया में कोई कॉपी तैयार नहीं हो सकता है, यही ओवरऑल कहने का मतलब है।
लेटर ही रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने बाद में कहा, क्या कहा, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, यही वो कारण है, क्या कारण है पता चलेगा कि यही वो कारण है कि जब मैं विदेशों में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि मेरे अंदर लगातार एक इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है, कि मैं हिंदुस्तान को देखूं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और मैं मिस करता हूँ जो ये अद्वितीय मठ, एक हिंदी वर्ड है। मठ में क्या होता है, बहुत सारे साधु लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं और अपना एक्टिविटी करते हैं, तो उसको मठ बोलते हैं। तो मैं जो यूनिक मठ था डुमराव का, उसको मिस करता हूँ। कहने का ओवरऑल मतलब है कि जमीन से जुड़ाव जो है बिस्मिल्लाह खां का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब अपने संस्कृति से उनको बहुत ज्यादा लगाव है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है, रिच एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की जो समृद्ध और कल्चरल मतलब जो परंपरा से हम लोग जो अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग संस्कृति जो मनाते हैं और उसका जो विरासत है भारत में, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम, और एक ऐसा भारत का एक ऐसा समाज है जो बिना प्रयास किए, एफर्टलेसली, बिना कोई मुश्किल दिखाए हुए, बिना कोई कठिनाई दिखाए हुए क्या करता है, स्वीकार करता है एक डिवाउट मुस्लिम को, एक पक्के मुस्लिम को, एक सच्चे मुसलमान को, लाइक हिम, जो कि वो थे, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर सुबह जो है वो स्वाभाविक रूप से जो है वो शहनाई बजाएं हर सुबह। किस में, मंदिर में जाके, एक पक्के मुसलमान जो है वो मंदिर में जाके शहनाई बजाए, ये भारत का ही कल्चर जो है जो एक्सेप्ट कर सकता है, और ये यही भारत का खासियत है, खूबी है।